वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो से हम एवीएल ट्री की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे। एवीएल ट्री की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। उसका रीज़न ये है कि अगर एक ही वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें करवा दूंगा, पूरा एवीएल ट्री इंप्लीमेंट करवा दूंगा, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कवर नहीं हो पाएंगे, बहुत सारी चीज़ों में आपको कन्फ्यूजन रहेगी, ठीक से समझ में नहीं आएगा और वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो इसलिए हम बिल्कुल हल्का हल्का करके पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से आपको एक एक लाइन, एक एक चीज़, एक एक लॉजिक आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं एवीएल ट्री की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन से रिलेटेड। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एवीएल ट्री की क्रिएशन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इंसर्शन करेंगे, देन उसके बाद हम ट्रैवर्सिंग करेंगे इन ऑर्डर, उसके बाद हम सर्चिंग और देन हम डिलीशन पर आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने एवीएल ट्री की क्रिएशन करनी है, एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करूंगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने अभी तक इसकी प्रीवियस 2 वीडियोस को नहीं देखा है तो भाई इन प्रीवियस 2 वीडियोस को जरूर देखना, क्योंकि पहले हमने डिस्कस किया था कि एवीएल ट्री क्या है, बीएसटी कहां पर फेल होता है, एवीएल ट्री कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। देन उसके बाद हमने एवीएल ट्री की रोटेशंस को डिस्कस किया था और उन्हीं रोटेशंस को हम यहां पर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ कवर करने वाले हैं जावा में। ठीक है, तो ये 2 वीडियोस आपने जरूर देखनी है। इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहां पर आपको डीएसए का चैंपियन बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आ जाएंगे इंटेलिजेंट आइडिया में और यहां पर अपने आईडी में आने के बाद एसआरसी डायरेक्टरी में आके एक न्यू जावा क्लास क्रिएट करेंगे। मैं अपनी जावा क्लास का नाम रख लूंगा एवीएल ट्री, आप अपनी जावा क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, इसको हम यहाँ पे आके जूम कर लेते हैं और इसके साथ साथ मैं इसको यहाँ पे आके हटा देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें बेसिकली अपनी ट्री के लिए नोड का स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, जिस तरह से हम लिंक लिस्ट में करते थे सेम ऐसे ही यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, अपनी नोड का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आकर एक स्टैटिक क्लास बना लूंगा। मैंने यहाँ पे आगे लिखा है स्टैटिक क्लास और यहाँ पे अपनी इस स्टैटिक क्लास का नाम मैंने नोड रख दिया। ठीक है, अब मेरी जो नोड होगी बेसिकली ट्री की, उसके अंदर होंगी 3 चीजें। एक तो होगा बेसिकली की कि आप किस डेटा को स्टोर करवाना चाहते हो उस नोड के अंदर, एक होंगे उसके चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन आपको पता है कि मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, या तो लेफ्ट चाइल्ड होगा या फिर राइट चाइल्ड होगा या फिर दोनों होंगे। ठीक है, लेफ्ट राइट से ज्यादा और कुछ भी नहीं हो सकता। इसके साथ साथ हमें क्या करना है, बेसिकली हर नोड की हाइट को भी मेंटेन करके रखना है। तो इसलिए हम यहां पर आकर एक प्रॉपर्टी बना लेंगे हाइट के नाम से, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे जो आपका एवीएल ट्री बैलेंस हो रहा होता है वो हाइट पे ही हो रहा होता है। बैलेंस फैक्टर हमें कैलकुलेट करना होता है, उसमें हाइट ही कैलकुलेट होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसलिए ये कर लिया। अब हम आके कंस्ट्रक्टर बनाएंगे कि भाई जब भी कोई नोड क्रिएट होगी तो क्या क्या चीजें आपने यहाँ पे मेंटेन करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें पता है कि अगर कोई भी नोड क्रिएट होगी तो आपको क्या देना पड़ेगा, इसको एक की देना पड़ेगा, यानी कि डेटा बताना पड़ेगा कि इस नोड के अंदर क्या डेटा स्टोर करना है। तो हम यहाँ पे आके बोलेंगे दिस डॉट की, कि आपकी जो की प्रॉपर्टी है उसके अंदर इस की को स्टोर करवा दो। इसके साथ साथ जब भी कोई भी नोड क्रिएट होगी तो उसकी जो हाइट होगी वो हम क्या रखेंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज भी होते हैं। आप बोलोगे कि यार जब एक नोड क्रिएट हुई तो उसका ना तो लेफ्ट चाइल्ड है ना ही राइट चाइल्ड है, तो उसकी जो हाइट होनी चाहिए वो तो 0 होनी चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पे क्या रख दिया है, 1 रख दिया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो, इसके होते हैं 2 रीजन। पहला रीजन क्या है कि हाइट का जो एवीएल ट्री में स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये कहता है कि आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 1 प्लस मैक्स हाइट। किसकी मैक्स हाइट, लेफ्ट चाइल्ड की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ एलसी, यानी कि लेफ्ट चाइल्ड की, और इसके साथ साथ यहाँ पे आके हम लिखेंगे हाइट किसकी आपको चाहिए, राइट चाइल्ड की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ आरसी। ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या करना पड़ता है, आपको यहाँ पे मैक्स हाइट निकालनी पड़ती है। किसकी मैक्स हाइट निकालनी पड़ती है, लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड की। ठीक है, अब यहाँ पे जब कोई नोड क्रिएट होगी तो ऑब्वियसली ना तो उसका कोई लेफ्ट चाइल्ड है ना ही राइट चाइल्ड है, तो मैक्स यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा। और 1 प्लस 0 का क्या मतलब है कि हाइट उसकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये तो पहला रीजन होता है जो एवीएल ट्री का बेसिकली क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। क्योंकि कंस्ट्रक्टर में अगर हमने यहाँ पे 0 हाइट सेट कर दी तो जब बाद में हम इसकी हाइट को कैलकुलेट करेंगे तो वो हाइट गलत कैलकुलेट होती है, बैलेंस फैक्टर यहाँ पे खराब हो जाता है। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो तो है यही। दूसरा रीजन क्या है कि अगर हमने यहाँ पे हाइट को क्या कर दिया, 0 कर दिया, तो हाइट 0 का मतलब क्या है कि आपके ट्री का लेवल एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन एक नोड तो आपने क्रिएट की है, तो इसीलिए हम कभी भी हाइट को यहाँ पे 0 नहीं रखते। हाइट 0 का मतलब क्या है कि लेवल क्या है आपके ट्री का, 0, और लेवल 0 का मतलब ये होता है कि आपका ट्री एम्प्टी है, आपका ट्री नल है, उसके अंदर कोई नोड एग्जिस्ट नहीं करती, तो ही लेवल 0 होता है। अगर कोई एक नोड, लीफ नोड बेसिकली एग्जिस्ट करती है तो हाइट उसकी हमेशा क्या होती है, 1 होती है, लेवल उसका 1 होता है कि एक नोड आपके ट्री में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो ये बेसिकली 2 रीजंस होते हैं
कि हाइट अगर हम 0 कर देंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि लीफ नोड की हाइट 0 हो जाएगी, न्यू नोड की हाइट भी क्या होती है 0 होती है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। तो न्यू नोड की हाइट 0 होती है लेकिन लीफ नोड की हाइट हमेशा आप क्या रखोगे 1 ही रखोगे। ठीक है, ये स्टैंडर्ड एवीएल ट्री का फॉर्मूला भी है हाइट का, और आपको लेवल को मेंटेन करने के लिए, लेवल को सही रखने के लिए आपको हाइट क्या रखनी पड़ेगी 1 ही रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक चीज तो हमने यहाँ पे क्लियर कर ली है, हमने यहाँ पे अपना नोड स्ट्रक्चर बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इस नोड के लिए हम यहाँ पर आकर एक रूट पॉइंटर भी बनाएंगे। इनिशियली हम इसको क्या रखेंगे, नल रखेंगे, क्योंकि ट्री में कोई नोड नहीं होती है इनिशियली। जब पहला नोड इंसर्ट होता है तो वही बेसिकली रूट नोड बन जाता है। तो हम यहाँ पर आकर प्राइवेट के कीवर्ड का यूज करेंगे। मैं बोलूंगा कि भाई इस नोड क्लास का क्या कर लो, एक पॉइंटर बना लो और उस पॉइंटर को हम रख लेंगे रूट, ताकि हम अपने ट्री की रूट नोड को मेंटेन करके चलें। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास एक हेल्पर फंक्शन होना चाहिए, एक हेल्पर मेथड होना चाहिए जो आपको नोड की हाइट को कैलकुलेट करके दे। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर प्राइवेट के कीवर्ड का यूज करेंगे। यहाँ पे आके मैं बोलूंगा इंट, और उसके बाद मैं यहाँ पे आके इस फंक्शन का नाम रख दूंगा हाइट के। ये क्या करेगा, आपको हाइट कैलकुलेट करके देगा। किसकी हाइट कैलकुलेट करके देगा, जो भी नोड हम इसको देंगे। तो हम यहाँ पर आकर बोलेंगे कि तुम्हें क्या दी जाएगी, एक नोड दी जाएगी, तुमने उसकी हाइट को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आकर लिख देंगे रिटर्न, और रिटर्न में हम क्या करवाएंगे, हम बोलेंगे कि अगर तो आपकी नोड किसके बराबर है, नल के बराबर है, तो इसका मतलब है कि आपने क्या रिटर्न करना है, आपने 0 रिटर्न करना है कि आपके ट्री की कोई हाइट है ही नहीं, आपके ट्री का कोई लेवल ही एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो आप 0 रिटर्न कर दोगे। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप क्या रिटर्न करोगे, उस नोड की हाइट को आप यहाँ पे रिटर्न करोगे। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पे बता दी। ये हेल्पर फंक्शन है, ये आपको क्या रिटर्न करेगा, नोड की हाइट रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पे बता दी। अब हमारे पास क्या होना चाहिए, एक फंक्शन होना चाहिए जो बैलेंस फैक्टर को कैलकुलेट करेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर एक फंक्शन बना लेते हैं, एक मेथड बना लेते हैं, और इसका नाम हम यहाँ पे रख लेते हैं गेट बैलेंस रख लेते हैं। इसमें भी हमें क्या पास करवानी पड़ेगी, नोड पास करवानी पड़ेगी, ताकि ये उसका बैलेंस फैक्टर आपको कैलकुलेट करके दे। ठीक है, तो हम यहाँ पे आगे लिखेंगे रिटर्न, और रिटर्न में क्या लिखेंगे कि अगर तो आपकी नोड किसके बराबर है, नल के बराबर है, तो ये आपको बैलेंस फैक्टर क्या रिटर्न करेगा, ये आपको बैलेंस फैक्टर 0 रिटर्न कर देगा। ठीक है, और इसके साथ साथ हम बोलेंगे कि अगर नोड नल के बराबर नहीं है तो बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है कि आप यहाँ पे आके लिखोगे हाइट, और हाइट के अंदर आप अपना नोड का जो लेफ्ट चाइल्ड होगा उसको पास करवा दोगे। ठीक है, और इसके साथ साथ आपने माइनस करवाना होता है हाइट ऑफ राइट सब ट्री। ठीक है, तो हम यहाँ पे आगे लिख देंगे नोड डॉट राइट। तो ये क्या करेगा, लेफ्ट सब ट्री की हाइट को माइनस कर देगा राइट सब ट्री की हाइट से, और जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका क्या बन जाएगा, बैलेंस फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, अगर आपका बैलेंस फैक्टर 0, 1 या -1 के अलावा कुछ आएगा तो फिर आपको रोटेशंस परफॉर्म करनी पड़ेंगी, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं जरा मेन चीजों के ऊपर, और वो है सबसे पहले राइट रोटेशन। राइट रोटेशन कब करनी पड़ती है, जब आपका ट्री लेफ्ट स्क्यू हो रहा होता है, यानी कि लेफ्ट साइड पे ही ग्रो कर रहा होता है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो आपका जो ट्री है वो लेफ्ट साइड पे ही ग्रो करता जा रहा है, तो उसके लिए हमें राइट रोटेशन करनी पड़ती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आकर मैं प्राइवेट के कीवर्ड का यूज करूंगा। इसके साथ साथ मैं बोलूंगा कि ये आपको एक नोड रिटर्न करेगा, और यहाँ पर आकर हम इस फंक्शन का नाम रख देंगे रोटेट राइट। ठीक है, ये मेरा मेथड है, और इसके अंदर हम क्या पास करवाएंगे, नोड पेरेंट अपनी यहाँ पे पास करवाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये बोल दिया। अच्छा, अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास कुछ वेरिएबल्स होने चाहिए। हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, लेफ्ट नोड के नाम से एक पॉइंटर बनाएंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, और इसके अंदर मैं क्या स्टोर करवा दूंगा, मैं बोलूंगा कि जो भी मेरा पेरेंट का जो लेफ्ट है वो इसके अंदर स्टोर करवा दो। ठीक है, तो लेफ्ट नोड के अंदर मेरे पास ये आ जाएगा। इसके साथ साथ मेरे पास एक टेम्पररी वेरिएबल भी होना चाहिए। ठीक है, ये क्यों होना चाहिए ये भी आपको समझ में आएगा। मैं बोलूंगा कि लेफ्ट नोड का जो राइट सब ट्री है उसको यहाँ पे क्या करवा दो, स्टोर करवा दो। अगर हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर आप ये देखो कि सबसे पहले मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि भाई पेरेंट का जो लेफ्ट है उसको लेफ्ट नोड में स्टोर करवा दो। ठीक है, तो पेरेंट का लेफ्ट कौन है, ये है, ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट नोड में स्टोर हो जाएगा, क्योंकि जब हम राइट रोटेशन करेंगे तो ये राइट साइड पे आएगा, और ये हमारा न्यू पेरेंट न्यू रूट बन जाएगा। ठीक है, तो इसको टारगेट करने के लिए मैंने एक ये वाला वेरिएबल बना लिया। इसके साथ साथ ये टेम्प क्यों बनाया, ये टेम्प बेसिकली टेम्पररी वेरिएबल है। इसकी नीड क्यों है, इसकी नीड इसलिए कि अगर आप देखो कि जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो इसका मतलब है कि इसका ये जो राइट सब ट्री है, ये राइट सब ट्री कहां पे शिफ्ट होगा, ये इस पेरेंट के ओल्ड पेरेंट के लेफ्ट साइड पे आएगा। कुछ इस तरह से हमारा ट्री बनेगा, एग्जैक्टली ऐसा ही बनेगा, है ना। 25 30 से छोटा है लेकिन 20 से बड़ा है, तो ये 20 के राइट में आके इसके लेफ्ट में जाएगा, यानी कि पुराने पेरेंट के लेफ्ट में जाएगा। तो इसको मेंटेन करने के लिए जो आपका लेफ्ट अब न्यू पेरेंट बनने वाला है, न्यू रूट बनने वाला है, इसके राइट सब ट्री को मेंटेन करने के लिए हमने यहाँ पे टेम्पररी वेरिएबल बना लिया। इसको हम यहाँ पे स्टोर करवा के रखेंगे, क्योंकि जो लेफ्ट वाला रहेगा वो तो लेफ्ट वाला तो एज इट इज रहेगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम आती है यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि हम बेसिकली यहाँ पे राइट रोटेट करेंगे तो ये चीज नीचे आएगी।
आएगी। जब ये नीचे आएगी तो ये नीचे आके ये वाली जो चीज़ है इसको मेंटेन करने के लिए हमने टेम्पररी वेरिएबल बना लिया। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमने यहाँ पे कर ली। उसके बाद हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा लेफ्ट नोड, और लेफ्ट नोड का जो राइट है, लेफ्ट नोड के राइट में मैं किसको स्टोर करवा दूंगा, पेरेंट को स्टोर करवा दूंगा। ऐसा ही करना है मैंने, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आके राइट रोटेट करूंगा तो इसका मतलब है कि लेफ्ट नोड के राइट में कौन आना चाहिए, मेरा पेरेंट आना चाहिए। तो मैंने यही चीज़ यहाँ पे बता दी। इसके साथ साथ मैं बोलूंगा कि पेरेंट के लेफ्ट में कौन आएगा, तो भाई पेरेंट के लेफ्ट में वो आएगा जो पहले वाले नोड के राइट में था, जो इसके राइट में था वो पेरेंट के लेफ्ट में आएगा। ऐसा ही है ना, पहले इसके राइट में कौन था, 25 था, अब वो 30 के लेफ्ट में आएगा। तो यहां पर अगर मैंने बोल दिया कि पेरेंट के लाइफ में किसको कर दो, टेम्प को कर दो, क्योंकि उसको हमने टेम्प के अंदर स्टोर करवाया हुआ था। बस ये आपकी राइट रोटेशन हो गई है। जब भी रोटेशन परफॉर्म होगी तो उसके बाद आपने अपने पेरेंट के और लेफ्ट नोड की दोनों की हाइट को दोबारा से कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जो हाइट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वो आपको बहुत अच्छे से पता है। हम यहां पर आएंगे और यहां पर आकर मैं लिखूंगा पेरेंट डॉट लेफ्ट। ठीक है, कि इसकी आपने हाइट कैलकुलेट करनी है, पेरेंट डॉट लेफ्ट नहीं, पेरेंट डॉट हाइट, कि इसकी हाइट आपने क्या करनी है, अपडेट करनी है। तो हम यहाँ पे आके लिखेंगे कि इसकी हाइट को अपडेट कर दो। हम यहाँ पे मैथ डॉट मैक्स का जो हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन होता है जो आपको मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करके देता है, हम उसका यहाँ पे यूज करेंगे और इसके अंदर हम अपनी दो वैल्यूज बताएंगे। पहली वैल्यू क्या होगी, हाइट पास करवाएंगे। किसकी हाइट पास करवाएंगे, पेरेंट डॉट लेफ्ट की हम यहाँ पे हाइट पास करवाएंगे। इसके साथ साथ हम बोलेंगे कि तुमने एक और हाइट यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, और वो किसकी होगी, वो बेसिकली होगी हमारी पेरेंट डॉट राइट की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा पेरेंट डॉट राइट, कि पेरेंट का लेफ्ट पेरेंट का राइट ये दोनों हाइट मेंटेन होगी। +1 हमें जरूर करना पड़ता है, ये एवीएल ट्री का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये लिख लिया, और ये +1 बेसिकली मैक्स के फंक्शन से बाहर आएगा। ठीक है, क्योंकि जब मैक्स कैलकुलेट हो जाएगा उसके बाद आप 1 ऐड करवाते हो, जो बेसिकली लेवल को शो करता है। ठीक है, जो हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया था। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं, यही एग्जैक्ट चीज हमने क्या करनी है, कॉपी करनी है। तो मैं इसी चीज को यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C से कॉपी कर लूंगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे Ctrl+V से पेस्ट कर दूंगा। हमें क्या करना है, लेफ्ट नोड जो है हमारा उसकी भी हाइट को कैलकुलेट करना है, क्योंकि लेफ्ट नोड अब हमारा एक्चुअल पेरेंट बन चुका है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेफ्ट नोड का यूज करेंगे, और यहाँ पर आकर मैं बोलूंगा कि लेफ्ट नोड का जो लेफ्ट है वो, और लेफ्ट नोड का जो राइट है वो आपने यूज करते हुए इसकी हाइट को भी अपडेट करना है। लास्ट में आके हम क्या करेंगे, हमारी जो लेफ्ट नोड होगी हम उसको रिटर्न करवा देंगे, क्योंकि अब वो हमारी क्या बन चुकी है, पेरेंट नोड बन चुकी है। ठीक है, तो ये काम हमने करना था फॉर राइट रोटेशन, ये काम हम यहाँ पे कर चुके हैं। अब हमें एग्जैक्टली यही काम करना है, बस थोड़ी सी चेंजेस करनी है, और वो होगा लेफ्ट रोटेशन के लिए। लेफ्ट रोटेशन कब होती है, जब आपका ट्री राइट साइड पे स्क्यू कर रहा होता है, कुछ इस तरह से हो रहा होता है आपका ट्री। तो इसके लिए आपको लेफ्ट रोटेशन करनी पड़ती है, कि जो एग्जिस्टिंग पेरेंट होता है वो लेफ्ट साइड पे जाता है, ये ऊपर आ जाता है, और इसका अगर लेफ्ट सब ट्री कुछ होगा उसको हम टेम्प में डाल के इसके राइट में स्टोर करवा देंगे। ठीक है, सेम यही काम। तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर इसका नाम हम यहाँ पे रख लेंगे रोटेट लेफ्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके रख लूंगा इसका नाम रोटेट लेफ्ट। ये भी आपसे क्या मांगेगा, ये भी आपसे पेरेंट मांगेगा। एक वेरिएबल हमारे पास होना चाहिए यहाँ पे राइट नोड के नाम से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आके लिख दिया है राइट नोड, और यहाँ पे हमें पेरेंट का जो राइट होगा वो स्टोर करवाना पड़ेगा। बस जहां जहां लेफ्ट था वहां पे राइट आ जाएगा। यहाँ पे आके हम लिख देंगे राइट नोड का जो लेफ्ट होगा, अब वो किसके अंदर आएगा, टेम्प वाले वेरिएबल के अंदर आएगा। कि ये जो राइट नोड है बेसिकली इसका अगर कोई लेफ्ट सब ट्री होगा तो उसको हम किसके अंदर, टेम्प के अंदर स्टोर करवाएंगे, ताकि इसका वो बाद में राइट बन जाए। ठीक है, तो यही काम करना है। यहाँ पर अगर हम लिखेंगे राइट नोड डॉट, और यहाँ पे आके मुझे क्या लिखना है, लेफ्ट लिखना है। ठीक है, इसके साथ साथ पेरेंट डॉट, यहाँ पे आके क्या लिखना है, हमें राइट लिखना है, ताकि वो जो टेम्प था वो अब पेरेंट के राइट में चले जाए। ठीक है, इसके साथ साथ जब हम हाइट कैलकुलेट करेंगे तो हम यहाँ पे आके पेरेंट डॉट लेफ्ट ही लिखेंगे, पेरेंट डॉट राइट ही लिखेंगे। यहाँ पर अगर हमें राइट नोड की हाइट को क्या करना है, अपडेट करना है, तो यहाँ पे आके हम लिख देंगे राइट नोड डॉट लेफ्ट, और यहाँ पे आके हम लिख देंगे राइट नोड डॉट राइट। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे लिख दी हैं, और लास्ट में आके हम किसको रिटर्न करवा देंगे, राइट नोड को यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, तो ये काम हम यहाँ पे कर चुके हैं। हमने लेफ्ट रोटेशन का भी काम कर लिया है, और हमने राइट रोटेशन का भी यहाँ पे काम कर लिया है। अगर आपको अभी भी ये टेम्प वाली चीज नहीं समझ में आई तो आप कुछ इस तरह से समझ लो कि लेट सपोज हम यहाँ पे एक और नोड बना लेते हैं। ठीक है, मैं इसको पहले यहाँ पे अनग्रुप करता हूँ, उसके बाद हम यहाँ पे इसको एक और नोड बना लेते हैं। लेट सपोज एक नोड यहाँ पे भी एग्जिस्ट करती है, और इसके अंदर लेट सपोज वैल्यू है 15। ठीक है, 15 होगा तभी यहाँ पर आएगा। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पे इसको इस तरह से बना लिया। लेट सपोज ये आपका ट्री है। ठीक है,
अब आपने क्या करना है, इसको रोटेट करना है लेफ्ट साइड पे, तो ये तो लेफ्ट साइड पे आएगा, ये आपका पेरेंट बनेगा। जब ये पेरेंट बनेगा तो ये वाली चीज तो सेम रहेगी। अब लेफ्ट पे कौन आ रहे हैं, ये दो आ रहे हैं। इन दो को रखने के लिए ये क्या आएगा, डायरेक्टली इसका चाइल्ड बनेगा और ये इसके राइट साइड में चले जाएगा, यानी कि 15 कहां आएगा, 10 के राइट साइड में चले जाएगा। तो 15 को अभी बचाने के लिए, एक जगह पर स्टोर करने के लिए हमने ये टेम्प वाला वेरिएबल बना लिया। हमने बोला कि राइट नोड का जो लेफ्ट है, अब राइट नोड कौन सी है हमारी, राइट नोड मेरी ये है, राइट नोड का जो लेफ्ट है इसको टेम्पररी वाली वेरिएबल में स्टोर करवा दो, यानी कि समझ लो ये अभी यहां पर आ चुका है टेम्प में। अब उसके बाद मैंने बोला कि लेफ्ट साइड पे रोटेट करो। जब ये लेफ्ट साइड पे रोटेट करेगा तो 10 कहां आएगा, यहां पे नीचे आएगा। ये ऑलरेडी मैंने सेव किया हुआ है, तो लेट सपोज यहां पे क्या आ चुका है, 10 आ चुका है। अब अगर हम यहीं पर ही रुक जाएंगे, टेम्प वाला वेरिएबल नहीं बनाएंगे, तो प्रॉब्लम क्या आएगी, वो जो 15 नोड थी वो लॉस्ट हो जाएगी। तो इसलिए 15 को हमने पहले से सेव किया हुआ था। अब जब हमारा ट्री कुछ इस तरह का बन जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि 15 को कहां कर दो, 10 के राइट साइड में कर दो। तो ये जो 15 होगा बेसिकली ये कहां पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 के 10 के राइट साइड पे। कुछ इस तरह से आपका ट्री यहां पे बन जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने यहाँ पे काम करना था। तो मैं इसको वापस से ठीक कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये बेसिकली काम होता है स्टेम्प वाले वेरिएबल का, ताकि वो जो कनेक्शन है वो बेसिकली लॉस्ट ना हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बेसिकली एवीएल ट्री की क्रिएशन कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंसर्शन करेंगे। ठीक है, अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।